नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग में। आज हम लोग बात करेंगे रीट परीक्षा के लेवल 1 को लेकर। तो एक पूरी रीट परीक्षा के बारे में हमने पहले बात की है कि लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, परीक्षा की योजना क्या होती है, कितने अंकों की परीक्षा होती है। जैसे अब हम लेवल 1 के बारे में यदि बात करें तो हमने पहले बात की है कि लेवल 1 में यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 अंक उनके लिए निर्धारित होते हैं और 150 मिनट का समय दिया जाता है। 2 पाली में परीक्षा होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बात हम पहले कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे विस्तार से इसके पाठ्यक्रम को लेकर कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि परीक्षा 5 खंडों में विभाजित होती है। जो प्रथम स्तर है, लेवल 1 की बात है, 5 खंडों में प्रश्न विभाजित होते हैं। एक एक खंड को लेकर हमने पहले बात की थी कि किस खंड में किस प्रकार के प्रश्न या क्या पूछा जाता है। जैसे हमने लेवल 1 में जब प्रथम खंड की बात की तो हमने बात की थी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा खंड था आपका भाषा का, कि आपको भाषा चुननी होती थी। तीसरा खंड भी आपका भाषा का था। चौथे खंड में गणित के प्रश्न पूछे जाते थे और 5वां खंड था जो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का। अब हम एक एक करके विस्तार से बात करेंगे कि जो खंड 1 है, जिसको हमने कहा कि खंड 1 में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, यहां से आपके सामने परीक्षा में 30 प्रश्न होंगे और उनके लिए 30 ही अंक निर्धारित होंगे, यानी कि 1 अंक 1 प्रश्न के लिए निर्धारित है। अब पहले तो यह समझ लीजिए कि आपके पाठ्यक्रम में यह बिंदु क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि कोई भी पाठ्यक्रम, मैं हमेशा एक बात अपनी कक्षा में कहता हूं, कोई भी पाठ्यक्रम आप देखेंगे, किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होता कि जो अधिकृत व्यक्ति है वो स्वयं ये तय कर ले कि भाई मेरा मन है इस परीक्षा में ये पाठ्यक्रम होना चाहिए इसलिए इसको आप रख लीजिए। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे निरंतर एक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। आप जब देखते होंगे कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो गया, पाठ्यक्रम में कुछ चीजें जोड़ दी गई, कुछ चीजें हटा दी गई, ये क्यों होता है, कैसे होता है? ऐसे तो नहीं होता किसी का मन आया ये बिंदु पाठ्यक्रम में रख लो, रख लिए गए, ऐसा तो नहीं होता। उसके पीछे निरंतर विकास की प्रक्रिया एक चलती रहती है। जब पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं तो किस परीक्षा के लिए है, उस परीक्षा के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, इसके लिए शोध होता है, अनुसंधान होता है और तब कोई पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है सर्वसम्मति से। बिंदु स्पष्ट है? तो आपको पहले तो यही समझना है कि आपकी परीक्षा में इस रीट लेवल 1 में जो पहला खंड है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, यह क्यों जोड़ा गया है। देखिए, आप कक्षा 12 उत्तीर्ण करते हैं, फिर आप 2 वर्षीय डिप्लोमा करते हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र आप कह लीजिए, उसमें आप 2 वर्षीय डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमे के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत रहते हैं तो भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। यानी आपको जब आप इस परीक्षा को पास करेंगे तो ये परीक्षा है किस प्रकार के शिक्षक के लिए, कैसे शिक्षक की पात्रता की परख ये परीक्षा कर रही है, कक्षा 1 से 5। बात समझ पाए? यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को आपको भविष्य में पढ़ाना होगा जो विद्यार्थी अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था में होंगे। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? अब आप अंतर सोचिए कि उन विद्यार्थियों को पढ़ाने में और जो विद्यार्थी एक परिपक्व अवस्था में है, उन विद्यार्थियों को पढ़ाने में अंतर तो होगा। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो ऐसे में आप विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, ऐसे कौन से कारक हैं जो उनके अधिगम में कठिनाई पैदा कर सकते हैं या बाधा आ सकती है जिनसे, उन कारकों को आपको दूर करना है। बात समझ पाए? तो कारकों को दूर करने के लिए आपको वो कारक समझने भी पड़ेंगे। बिंदु स्पष्ट है? तो आपको अधिगम कराने के लिए और प्रभावी अधिगम के लिए, बिंदु स्पष्ट है? क्योंकि वर्तमान में जो हमारा आधुनिक परिवेश है, इसमें जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षण पद्धति में अब वो समय नहीं है कि आप बलपूर्वक सूचनाओं को, जानकारियों को विद्यार्थी के मस्तिष्क में बैठा देंगे। अब वो समय नहीं है।
अब क्या है, इस आधुनिक परिवेश में विद्यार्थी के वास्तविक अधिगम पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी के वास्तविक अधिगम को, प्रभावी अधिगम को प्रोत्साहित किया जाता है। बिंदु स्पष्ट है, यानी कि अब विद्यार्थी केंद्र में रहता है, ये ध्यान रख लीजिए। बात समझ पा रहे हैं? तो उसके लिए आपको कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिनसे आपका शिक्षण प्रभावी शिक्षण हो सकता है। आप यह भी कह सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको जिन बिंदुओं को जानना चाहिए, उन्हीं बिंदुओं की पढ़ाई आप जब डिप्लोमा करते हैं 2 वर्षीय, उनमें भी करते हैं। वो डिप्लोमे का पाठ्यक्रम भी इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है कि आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। उन विद्यार्थियों को आप बलपूर्वक नहीं पढ़ा सकते, आप उनको समझ सकते हैं, उनको समझेंगे, उनके अधिगम में जो बाधाएं हैं उनको दूर करेंगे, तब जाके उनका वास्तविक अधिगम होगा। बिंदु स्पष्ट है? तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में कौन कौन से बिंदु हैं जिनका अध्ययन आपके लिए आवश्यक है? जैसे एक तो आपको बाल विकास को ही समझना है, बाल विकास को समझना है। अब इसमें बाल विकास में आपको कौन कौन से बिंदु, जैसे हम कहें कि वृद्धि एवं विकास की जो संकल्पना है, इसको समझना है। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना के बारे में आपको पढ़ना है। आपको जो विकास के विभिन्न आयाम हैं, विकास के विभिन्न आयाम हैं, विकास के विभिन्न आयाम आपको पढ़ने हैं, विकास के विभिन्न सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? या बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों के बारे में आपको अध्ययन करना है। विकास को प्रभावित करने वाले, प्रतिकूल रूप से जो प्रभावित करते हैं, करने वाले कारक, ये जानने हैं आपको। और साथ ही में कि वो जो कारक बालक के विकास को प्रभावित कर रहे हैं, प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं, उनका अधिगम के साथ में क्या संबंध है। बात समझ पाए? उनका बालक की लर्निंग के साथ में क्या संबंध है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो आपको पढ़ना है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उनका संबंध। अधिगम से उनका संबंध। इसी में आप पढ़ेंगे वंशानुक्रम के बारे में, वातावरण के बारे में। बालक के विकास में, बालक के अधिगम में वंशानुक्रम का क्या भूमिका होती है, या उसके वातावरण की क्या भूमिका होती है। बात समझ पाए? यही हम आगे कक्षा करते समय बात कर रहे होंगे वाटसन को लेकर, कथन को लेकर हम बात करेंगे, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, उसको मैं चोर, पुलिस, वकील, डॉक्टर जो चाहूं बना दूं। मतलब वो उस वातावरण की भूमिका पर बल दे रहे थे कि वातावरण की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आपने सुना होगा, हमारे जो घर के बड़े होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं कि बुरे लोगों की संगति से दूर रहो। संगति से उनका क्या मतलब होता है, क्या आशय होता है कि वो वातावरण, वो जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? दूसरी बात वंशानुक्रम वाली है, क्योंकि प्रत्येक बालक जन्मजात कुछ गुण लेकर पैदा होता है। इसको हम जो वृद्धि विकास पढ़ते समय ये बात आती है कि हम कितना प्रतिशत हमारे जो जन्मजात हमारे पास गुण होते हैं, उनमें कितना प्रतिशत माता पक्ष से, पिता पक्ष से कितना योगदान उनका रहता है। जैसे हम कई सारे विचारकों को लेकर भी समझेंगे कि जिसमें उन्होंने विचारकों ने विचार दिया है कि जो प्रखर बुद्धि वाले माता पिता हैं उनकी संतान प्रखर बुद्धि की होगी, और जो मंद बुद्धि या कमजोर बुद्धि के माता पिता हैं उनकी संतान भी कमजोर बुद्धि की होगी। तो इसमें उस बालक का तो कोई ऐसा योगदान है नहीं, यानी कि वो कुछ चीजें, कुछ गुण वो जन्म के साथ में लेकर पैदा हुआ है। मूल प्रवृत्तियों के साथ में भी आप इन चीजों को पढ़ते हैं आगे चलकर। बात समझ पा रहे हैं? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका क्या होती है, ये हमको बहुत विस्तार से पढ़ना है। फिर एक बिंदु हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं को लेकर।
व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब क्या हुआ? कक्षा में आप पाएंगे कि हर विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर जो है, बौद्धिक क्षमता जो है दूसरे विद्यार्थी से अलग है। एक विद्यार्थी, आपने देखा होगा, आपका अपना भी अनुभव हो सकता है कि एक विद्यार्थी तो ऐसा है जिसको जो तथ्यात्मक जानकारी है, जो तथ्यात्मक सूचनाएं हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो उसको जल्दी समझ नहीं आती। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जिसको कंसेप्चुअल चीजें आसानी से समझ आती है, लेकिन फैक्चुअल चीजें वो लंबे समय तक याद नहीं रख पाता। बात समझ पाए? या सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी कक्षा में ऐसा हो सकता है जिसको जो भी पढ़ाया जाए, जो समझाया जाए, वो तुरंत उसको ग्रहण कर लेता है, दूसरे वाला जल्दी से नहीं समझ पाता। यानी कि कक्षा में हर विद्यार्थी की क्षमताएं अलग हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं में हम इसको पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे। तो एक शिक्षक को अपनी कक्षा की जो क्षमता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? इसी को हम एक बार आगे जाके ये कनेक्ट होगा जब हम मूल्यांकन पत्र को लेकर बात कर रहे होंगे कि जब मूल्यांकन पत्र बनता है तो वो कक्षा के सभी स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार होना चाहिए। आगे कक्षा में बात करते हैं उसको लेकर। तो हमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़नी है, हमें अधिगम के बारे में पढ़ना होता है। विस्तार से जानते हैं अधिगम, लर्निंग, कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। वास्तविक अधिगम की जब बात आती है कि वास्तविक अधिगम है या प्रभावी अधिगम है, उसका अर्थ क्या होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जिनसे अधिगम प्रभावित होता है। अधिगम के सिद्धांत क्या क्या हैं, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की कठिनाइयों को बालक फेस कर सकता है अपने अधिगम में। बिंदु स्पष्ट है? तो अधिगम में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की संकल्पना क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या क्या हैं, अधिगम की कठिनाइयां कौन कौन सी हैं और अधिगम की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि विस्तार से हम अधिगम को लेकर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद में एक बिंदु हमको जानना है, एक बिंदु हम पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, यहां जैसे हम ये बताएं कि बच्चे सीखते कैसे हैं। एक शिक्षक के लिए जब शिक्षण विधियों के बारे में यहां बात आ जाती है कि शिक्षक का मूल ध्येय यह होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों को जो जिस अर्थ के साथ में शिक्षक कोई संकल्पना, कोई सिद्धांत स्पष्ट कर रहे हैं, विद्यार्थी उसको उसी अर्थ में ग्रहण करे। बात समझ पा रहे हैं? इसके लिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि में कुछ संशोधन करना पड़ता है। मूल ध्येय क्या है कि विद्यार्थी चीजें सीख ले, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आए, उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाए। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप पाएंगे कि आप जैसे विद्यार्थी, आपका अपना भी अनुभव रहा होगा कि विद्यार्थी कई बार क्या होता है कि किसी सिद्धांत को, किसी संकल्पना को यदि उनको व्यवहारिक उदाहरण दिए जाएं तो उनको बहुत लंबे समय तक आसानी से याद रहती हैं चीजें। बात समझ पा रहे हैं? जब बहुत व्यवहारिक उदाहरण हम उनको देते हैं, ऐसे यदि उनको जो किताबी उदाहरण है, जो किताब में दिए गए उदाहरण होते हैं जिस प्रकार के, ऐसे उदाहरण देते हैं तो उनको व्यवहारिक रूप से चीजें समझ में नहीं आती। जैसे फिजिक्स का आप देख लीजिए, फिजिक्स पढ़ते हैं, यदि वो किताबी भाषा वाले उदाहरण दिए जाएं तो चीजें सरलता से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन यदि बहुत व्यवहारिक उदाहरण दिए जाएं कि आप इस वजह से फिसल जाते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते समय इस वजह से आप गिर जाते हैं, तो चीजें व्यवहारिक रूप में समझ में आती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। तो यहां हम सीखते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में हमें यह पढ़ना होता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। बात समझ पाए? बच्चे सीखते कैसे हैं, उसी प्रकार से बच्चों को सिखाना है। तो बच्चों को सिखाने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। बिंदु स्पष्ट है? तो ये बात हमको पढ़नी है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ये बिंदु हम पढ़ेंगे। फिर एक बिंदु हम पढ़ रहे होंगे अभिप्रेरणा को लेकर, अभिप्रेरणा को लेकर, और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ क्या होते हैं। निहितार्थ को लेकर बच्चों को कैसे प्रेरित रखें निरंतर अधिगम के लिए, निरंतर कक्षा में उनको बनाए रखने के लिए, उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए बच्चों को प्रेरित कैसे रखें। तो
अभिप्रेरणा हम इसमें पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे और उनका अधिगम के लिए निहितार्थ क्या होता है यह भी समझेंगे। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का? तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में एक बिंदु हमको अभिप्रेरणा वाला पढ़ना है। फिर हमको इसमें पढ़ना है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं हमको इसमें पढ़ना है। हम इसमें फिर मूल्यांकन वाली बात करेंगे, मापन एवं मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ रहे होंगे, एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो विद्यालय में तात्कालिक रूप से कोई समस्या आती है जिसका तात्कालिक समाधान चाहिए, इमीडिएट सॉल्यूशन जिसका चाहिए, उसके लिए जो एक्शन रिसर्च होती है वो भी हमको जानना है। बिंदु स्पष्ट है? ये मूल रूप से आपको इसलिए पढ़ना है कि यदि आप ऐसे प्रारंभिक अवस्था के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षा की अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, यदि कक्षा के दौरान कक्षा में कोई समस्या आती है, कोई तात्कालिक समस्या आती है, उसका समाधान आपको तात्कालिक चाहिए, वरना क्या होगा, कक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगी, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी। तो उसका समाधान जो तुरंत करते हैं वो हमको यहां जानना होता है। ठीक इसी बिंदु को बहुत विस्तार से, और इसमें क्या क्या होता है, इसके सारे प्रकार, जो शोध वाले विद्यार्थी होते हैं, आप ये कह लीजिए जो नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हैं, वो भी इस बिंदु को पढ़ रहे होते हैं। बात समझ आ गई? लेकिन वो शोध के दृष्टिकोण से, यहां हम पढ़ेंगे शिक्षक के अनुसार इन चीजों को। बिंदु स्पष्ट है? तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में हमें ये बिंदु पढ़ने आवश्यक होते हैं। इनसे हमें बालक के साथ में एक जो अपनी शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था का विद्यार्थी है उसको समझने में, उसके अधिगम को प्रभावी कैसे बनाया जाए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उसकी सक्रिय भागीदारी कैसे स्थापित की जाए, इन बिंदुओं को हम सीखते हैं, समझते हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया? इसीलिए ये आपके पाठ्यक्रम में है और यहां से प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे खंड की बात कर लें, यानी कि जो आपको एक भाषा का चुनाव करना होता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, सामान्यतः हम मान के चलते हैं कि जैसे आपने एक भाषा चुनी हिंदी, दूसरी भाषा हम अंग्रेजी को लेकर बात कर लेंगे। पाठ्यक्रम लगभग लगभग एक जैसा ही है, चाहे आप किसी भी भाषा का चुनाव कर ले। बात समझ पा रहे? तो क्योंकि सामान्य जानकारी की उम्मीद आपसे परीक्षक रखता है। तो जब हम खंड 2 की बात करेंगे जिसमें आपको एक भाषा का चुनाव करना होता है, हमने माना कि आपने हिंदी का चुनाव किया, तो इसमें जैसे आपको क्या पढ़ना है, जो व्याकरण है, व्याकरण संबंधी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे। फिर जो शब्द ज्ञान को लेकर, मतलब आप कह लीजिए कि पर्यायवाची को, पर्यायवाची आपको जानने हैं, हम कह लें विलोम शब्द आपको जानने हैं, हम कह लें कि जो एक वाक्य होता है, यानी कि हम कहें इसको कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द आपको शब्दार्थ, शब्दार्थ जानने होते हैं। या मैं आपसे कहूं इसमें आपको शुद्धि, जो शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि के बारे में आपको जानना है। हम पढ़ेंगे इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर पढ़ते हैं, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, संधि के बारे में, समास के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के बारे में, या हम कहें विशेषण के बारे में आपको पढ़ना होता है, विशेषण के बारे में। फिर आपको एक अपठित गद्यांश भी आता है, यहां से प्रश्न आते हैं, अपठित गद्यांश, यानी कि ऐसे गद्य का अंश जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश, ऐसे गद्य का अंश, ऐसे गद्य का कोई एक अंश जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। फिर आपको वचन, काल, लिंग, यहां से प्रश्न आते हैं, वचन, काल, लिंग के बारे में आपको पढ़ना होता है। आपको मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे,
लोकोक्तियां, ये पढ़ना होता है। फिर जब हम कुछ पेडागोजी की बात करते हैं तो आपको भाषा की शिक्षण विधि की बात करनी है, यह पढ़ना होता है भाषा की शिक्षण विधि। इसी में आप पढ़ते हैं कि भाषा शिक्षण के उपागम पढ़ते हैं, आप भाषा दक्षता का विकास पढ़ते हैं। इसमें भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल वाली चीज आपको पढ़नी होती है कि भाषाई कौशलों का विकास, स्किल की बात आती है। और इसमें भाषाई कौशल में यानी कि जैसे मैं कह दूं आपसे, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, हर कौशल के बारे में आपको पढ़ना होता है। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का। फिर भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, जैसे आप मूल्यांकन की बात पढ़ेंगे तो आपके सामने सीसी निरंतर आएगा, यानी कि इसको हम कहेंगे सतत एवं समग्र मूल्यांकन। उपचारात्मक शिक्षण, तो ये आपको यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत इसको विस्तार से समझना है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन को कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लेकर CCE के नाम से इसको पुस्तकों में आपको लिखा मिलेगा। तो ये बिंदु हमें हिंदी, यदि हम हिंदी भाषा का चुनाव करते हैं दूसरे खंड में, जो पहली भाषा का चुनाव करना है भाषा 1 में, खंड 2 में मान लीजिए हमने हिंदी का चुनाव किया, किसी अन्य भाषा का आप चुनाव करते हैं तो भी पाठ्यक्रम लगभग इसी प्रकार का रहता है। बात समझ पाए? यदि आपने गुजराती चुनी तो वहां भी ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार का पाठ्यक्रम रहेगा। अंग्रेजी का चुनाव करते हैं तो ठीक इसी प्रकार का पाठ्यक्रम रहेगा। मान लीजिए हम जो तीसरा खंड है वो, उसमें जो भाषा चुननी है, हम मान लेते हैं जो दूसरी भाषा है वो अंग्रेजी का चुनाव किया। मैं इसको इस आधार पर आपको बता रहा हूं कि जो अधिकांश विद्यार्थियों का जैसे रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने इंग्लिश का चुनाव किया है तो वहां भी पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, ठीक जैसा हिंदी में हमने पाठ्यक्रम देखा कि ग्रामर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको टेंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको ईडियम फ्रेज के बारे में जानकारी हो, आपसे पैसेज से प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईडियम फ्रेज होगी, आपसे मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां से प्रश्न आने चाहिए आपको। बात समझ पाए? आपको सिनोनियम के प्रश्न हो गए, एंटोनियम हो गया, ये बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल, यहां से प्रश्न, यानी जो हिंदी वाला है जैसे ठीक वही यहां भी जब हम पेडागोजी को लेकर बात करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, यहां से प्रश्न आपके आएंगे। चैलेंजेस, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग से प्रश्न आएंगे। रेमेडियल टीचिंग, जो हमने उपचारात्मक शिक्षण जैसे हमने हिंदी में बात की, ठीक वैसे ही इंग्लिश में, यानी कि जैसा पाठ्यक्रम आपका भाषा का है, जिस भाषा में भी आप प्रश्नों को हल करना चाहते हैं उस भाषा के प्रश्न ठीक आपको वैसे ही मिलेंगे। बात समझ पाएंगे कि पाठ्यक्रम एक सा रहेगा,
आपका पेपर बाइलिंगुअल होता है, लेकिन जो भाषा वाला खंड है, जिस भाषा का आप चुनाव करते हैं उस भाषा में आपके प्रश्न रहते हैं। बिंदु स्पष्ट है एकदम। ये खंड 3 की बात हो गई जब हमने भाषा को लेकर बात की। अब इसके आगे जो खंड 4 है, यानी कि जिसमें गणित से प्रश्न आपके सामने आते हैं, गणित के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो सामान्य वही पाठ्यक्रम कि आपको संख्याओं के बारे में जानकारी हो, आपको संख्याओं के बारे में। आप तो यदि आप पूरा जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में आपको जानकारी हो। इसमें यानी कि सरल उनका कहने का मतलब है कि आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग, जो बेसिक एक कैलकुलेशन है वो आपको आती हो, आपको भिन्न के प्रश्न आपको आते हों, या मैं आपसे कहूं आपको एलसीएम, एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको भाज्य अभाज्य, भाज्य अभाज्य के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, आपको औसत, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट वाले प्रश्न, ठीक है। आपको ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि इसमें भी कुछ पेडागोजी वाले इशू आते हैं, शिक्षा शास्त्र वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, गणित शिक्षा शास्त्र को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो उसके लिए आपको पढ़ना है कि पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या होती है। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन हम पढ़ते हैं इसमें, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन हम पढ़ते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन। गणित के शिक्षण की समस्याएं क्या है, शिक्षण की समस्याओं को लेकर उनकी जब हम बात करेंगे निदान की, तो निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये बिंदु भी हमको पढ़ना होता है। ये शिक्षा शास्त्र वाले जब मामले आ जाते हैं तो इतने बिंदु आपको यहाँ भी पढ़ने होते हैं। तो सामान्य एक गणित को लेकर सामान्य गणित के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक कैलकुलेशन आपको आती हो, आपको भिन्न के बारे में प्रश्न आते हो, आपको औसत के बारे में, लाभ हानि के बारे में, छूट के बारे में ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, भाज्य अभाज्य से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सरल ब्याज के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यदि हम खंड 5 की बात करें, जो आपसे पर्यावरण को लेकर पढ़ना होता है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। अब इस पर्यावरण अध्ययन में बिल्कुल सामान्य सी चीजें, यानी कि जैसे आप देखें कि परिवार, अब इसमें परिवार में आपको परिवार का अर्थ क्या होता है, संयुक्त परिवार का अर्थ क्या है, एकल परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार के प्रकार क्या होते हैं, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने। बिंदु स्पष्ट है, यानी कि परिवार के बारे में बिंदु स्पष्ट हुआ। फिर वस्त्र और आवास को लेकर, वस्त्र एवं आवास को लेकर पढ़ना है। फिर व्यवसाय, व्यवसाय को लेकर, फिर हमारी सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। परिवहन को लेकर, परिवहन और संचार, परिवहन और संचार। फिर अपने शरीर की देखरेख,
अपने शरीर की देखरेख के बारे में ये आपको पढ़ना है, सजीव जगत के बारे में पढ़ना है, सजीव जगत के बारे में। फिर हमें जैसे इसमें जल के बारे में पढ़ना होता है, जल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो पृथ्वी है और अंतरिक्ष है उनके बारे में पढ़ना है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष के बारे में, पर्वतारोहण के बारे में, पर्वतारोहण के बारे में। जब कुछ शिक्षा शास्त्र वाली बात आती है तो इसमें हमको पढ़ना होता है कि पर्यावरण, आप कह सकते हैं पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र पढ़ना है कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को लेकर पढ़ना होता है। तो एक बिंदु अंतिम लिख लेंगे, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना। ये हमारा रीट लेवल 1 का पाठ्यक्रम है। जैसे जैसे जिसकी भी कक्षाएं आपकी शुरू होती हैं, हर कक्षा में पहली कक्षा में आपको फिर से विस्तार से पूरा पाठ्यक्रम और जो कक्षा योजना होती है वो सारी चीजें बताई जाती हैं। बिंदु स्पष्ट है? तो एक बार अंत में पुनः सारी चीजों को समराइज करके आपको बताता हूं कि आपका रीट लेवल 1 की जो परीक्षा है वो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक हेतु आयोजित होती है। बिंदु स्पष्ट हुआ? 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो 5 खंडों में विभाजित होते हैं। 150 अंक कुल निर्धारित होते हैं। 150 मिनट का कुल समय आपके पास में होता है। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 5 खंड कौन कौन से हैं? पहला खंड आपका है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। इसमें आपको 30 प्रश्न दिए जाते हैं, 30 अंक उसके लिए निर्धारित होते हैं, अनिवार्य खंड है। खंड 2 है जिसमें आपको एक भाषा का चुनाव करना होता है। फिर खंड 3 है, उसमें आपको दूसरी भाषा का चुनाव करना होता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो भाषा आपने पहले खंड में चुनी है वो दूसरे खंड में ना हो। बिंदु स्पष्ट हो गया? चौथे खंड में आपसे गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और 5वें खंड में आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 5 खंड हैं। पांचों खंडों के 30-30 प्रश्न होते हैं और 30-30 अंक उनके लिए निर्धारित होते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं अब कि आपको रीट लेवल 1 की जो परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम को लेकर, उसकी शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं होगी। कुछ नई जानकारी आपको अवश्य ही हुई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।